हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। इसरो वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द प्रोपल्जन मॉड्यूल ऑफ विच मिशन फ्रॉम मून टू अर्थ। आपको पता होगा इसरो ने 2023 में अपना सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को मून के साउथ पोल में लैंड करवाया गया था। ये लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग थी जो 23 अगस्त 2023 में हुई थी। इसके बाद उसने अपने सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली किए और उसके बाद वो स्लीप मोड में चला गया। लेकिन दिसंबर में इसरो ने उसके प्रोपल्जन मॉड्यूल को अब वापस बुला लिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि चंद्रयान 3 ऑलरेडी एक बहुत सक्सेसफुल मिशन रह चुका है और उसके प्रोपल्जन मॉड्यूल को हम वापस बुला चुके हैं, जिसे इन फ्यूचर हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। Who is the title sponsor of Patna Pirates team of Pro Kabaddi League? Pro Kabaddi League जो एक बहुत ही फेमस लीग है कबड्डी की और आई एम श्योर आप लोग देखते भी होंगे उसे। उसकी एक टीम है पटना पायरेट्स। उसके इस बार के टाइटल स्पॉन्सर बने हैं बिहार की गवर्नमेंट। ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट किसी टीम को स्पॉन्सर करे, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने इस टीम को स्पॉन्सर किया है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी स्टेट में स्पोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए। तो याद रखना, बिहार की गवर्नमेंट बनी है पटना पायरेट्स की टाइटल स्पॉन्सर। विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय विनिंग मोस्ट मैचेस इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 इंटरनेशनल में अभी तक ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने का। पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 135 विन्स का। वो 226 मैच खेल चुके हैं और 135 मैच इसमें जीते हैं उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है इंडिया ने। इंडिया के 136 विन्स हो गए हैं, वो भी सिर्फ 213 मैचेस में। हाल ही में इंडिया की सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को बीट करके इंडिया ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और अब सबसे ज़्यादा विन्स के साथ टॉप 5 टीम्स अगर देखी जाए तो उसमें नंबर 1 पे इंडिया है 136 विन्स, दूसरे पे पाकिस्तान 135, तीसरे पे न्यूजीलैंड जो कि काफ़ी पीछे है 102, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया 95, पाँचवें पे साउथ अफ्रीका 95 विन्स के साथ। Who has been named Person of the Year 2023 by Time Magazine? टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देती है किसी एक पर्सनैलिटी को जिसने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो। जैसे 2021 में उन्होंने दिया था ये किताब एलॉन मस्क को, 2022 में वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और 2023 में इस साल ये अवार्ड दिया गया है टेलर स्विफ्ट को। तो ये तीनों ही याद रखना, 3 साल का कोई सा भी पूछ सकते हैं। 2021 में एलॉन मस्क, 2022 में ज़ेलेंस्की और 2023 में टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट को स्पॉटिफाई ने ग्लोबल टॉप आर्टिस्ट का अवार्ड भी दिया है 2023 में, तो ये भी याद रखना। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। हु हैज़ बीन चोजन एज द CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन 3-4 कैटेगरी में अवार्ड देती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उन्हें ही हम डिस्कस करते हैं। एक तो पर्सन ऑफ द ईयर का हमने देख लिया, टेलर स्विफ्ट को मिला है। उसके बाद CEO ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया है सैम ऑल्टमैन को, जो फाउंडर हैं ओपन AI के। ओपन AI वही कंपनी है जिसने चैट GPT बनाया है। इसके साथ ही एक और याद रखना है एथलीट ऑफ द ईयर का, जो टाइम मैगजीन ने अवार्ड दिया है लियोनल मेसी को। तो 2023 में टाइम मैगजीन के ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं: पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, CEO ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन और एथलीट ऑफ द ईयर लियोनल मेसी। Which is the first country to grant diplomatic status to Bilal Karimi, the officer nominated by Taliban as Afghanistan ambassador? सबसे पहला देश जिसने तालिबान को डिप्लोमेटिक स्टेटस दिया हो वो एक ही देश हो सकता है, जिसका नाम है चाइना। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा अक्टूबर में ही तालिबान ने अफगानिस्तान की एम्बेसी बंद कर दी थी इंडिया में से, क्योंकि हमने डिप्लोमेटिक स्टेटस उन्हें नहीं दिया था। तो इसलिए उन्होंने नाराज़ होकर अपनी एम्बेसी बंद कर दी। अब जब इंडिया के साथ किसी कंट्री के रिलेशन थोड़े से बिगड़ते हैं तो चाइना उसका दोस्त बन जाता है। सेम केस अफगानिस्तान के साथ हुआ, इसलिए चाइना सबसे पहला देश बन गया है जिसने तालिबान को डिप्लोमेटिक स्टेटस प्रोवाइड किया है। इसके अलावा चाइना एक और वजह से भी न्यूज़ में था, वो ये कि इजिप्ट की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिस्र-सैट-2 को लॉन्च किया था चाइना ने। अब आप पूछेंगे कि इजिप्ट के साथ तो इंडिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, फिर हमने उनकी सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं की? वो इसलिए कि मिस्र-सैट-2 ये सैटेलाइट बनाई ही इन दोनों देशों ने मिलकर है, चाइना और इजिप्ट दोनों ने मिलकर बनाई है, इसलिए लॉन्च भी चाइना ने ही इसे किया है। तो ये भी याद रखना। वेयर वॉज द 91st
जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल हेल्ड। पहले तो इंटरपोल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे लायन फ्रांस में, और इसकी 91st जनरल असेंबली हुई थी वियना में। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे IAEA के भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स भी आपको यहीं मिलेंगे। विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्रिकेटर सुरेश रैना को यूथ अवेयरनेस एम्बेसडर बनाया गया है। इनके अलावा इलेक्शन कमीशन ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो वो तो नेशनल आइकन है राजकुमार राव, लेकिन स्टेट आइकन जम्मू कश्मीर में है सुरेश रैना। व्हेन इज महापरिनिर्वाण दिवस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेलिब्रेटेड। महापरिनिर्वाण दिवस यानी जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है वो है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है? इनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पैदा हुए थे, महू मध्य प्रदेश में। इसके अलावा इन्होंने जो काम किए हैं मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन करंट के नज़रिए से देखा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जयपुर में एक वैक्स म्यूज़ियम है। जयपुर में अगर आप कभी जाएं तो नाहरगढ़ फोर्ट है जहाँ पर एक वैक्स म्यूज़ियम है। वहाँ पर हाल ही में इनका वैक्स स्टैच्यू भी अनवील किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, तो ये भी याद रखना। Which geographic information system application has been launched by the Ministry of पंचायती राज। पंचायती राज ने ग्राम मानचित्र नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसमें आपको पंचायती राज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गांव में सरकार ने कितनी स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, कहाँ पर कौन सा काम होना चाहिए था, कितना काम हो गया है, कितना रह रहा है। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप से मिल जाएगी, ग्राम मानचित्र। अब अगर हम पंचायती राज को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में बता रखा है। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243O तक। What is the word of the year 2023 by अमेरिकन मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वर्ड ऑफ द ईयर था उसे देखा था, जो है रिज। इस बार पूछा गया है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने जो डिक्लेयर किया है वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम जेन्युइन, रियल, जो एकदम सच्चा होता है उसे ऑथेंटिक कहते हैं। Which of the following company has become the 8th company to cross the 6 लाख करोड़ एम कैप। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन करने वाली 8वीं कंपनी बन गई है भारती एयरटेल। एयरटेल के बारे में सब जानते होंगे, जो एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और अब ये स्टेज शेयर करेगी रिलायंस, TCS, HDFC, ICI, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज के साथ जो ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट कैप लेके बैठी हैं। Which advanced AI model has been launched by Google's parent company Alphabet। गूगल की पेरेंट कंपनी है Alphabet, जिन्होंने OpenAI कंपनी के ChatGPT से कंपटीशन करने के लिए अपना एक AI मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था बार्ड। उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है और अब गूगल का जो AI मॉडल है उसका नाम है जेमिनी। इन AI मॉडल्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी इंडिया में भी भारत GPT ने अपना एक AI मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है हनुमान। उससे रिलेटेड एक शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा प्लीज। When is Friendship Day celebrated, marking the recognition given by India to Bangladesh। एक तो फ्रेंडशिप डे आता है जिसमें हम लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड मानते हैं। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप की, जो 1971 में शुरू हुई थी जब बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इंडिया ने एक नया देश बनवाया था बांग्लादेश, जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था। और 6 दिसंबर को इंडिया पहला देश बना था बांग्लादेश को रिकॉग्निशन देने वाला। इसीलिए 6 दिसंबर को हर साल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और इस साल 52nd एनिवर्सरी मनाई गई थी इंडिया और बांग्लादेश के फ्रेंडशिप डे की। इन द लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बाय NCRB, विच क्राइम हैज सीन एन इंक्रीज ऑफ 24% इन 2022। 2023 में आई थी ये रिपोर्ट, लेकिन इसमें 2022 के बारे में बताया गया है। 2022 में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स में वृद्धि देखी गई है, पूरे 24.4% की। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइम में भी 11% इंक्रीज हुआ है।
सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ जो होता है उसमें भी 9% का इंक्रीज़ है, वुमेंस के अगेंस्ट भी 4%। इसके अलावा जो फार्मर सुसाइड होती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो इस डेटा को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हर तरह का क्राइम में इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ सालों में देश में। तो आप अभी के लिए फ़िलहाल बस डेटा याद रखना, बाकी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा पुलिस में या आर्मी में, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो शायद आप क्राइम रेट गिराने में कुछ अपना सहयोग दे पाएँ। हु बिकेम द विनर ऑफ द 37th पुणे इंटरनेशनल मैराथन कॉम्पिटिशन? पुणे में एक मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई गई थी जिसके विनर हैं केमी एलियास कपरोनो। ये केनिया के रनर हैं और केनिया से, इथियोपिया से ये सारे आए थे और इन्होंने ही इसे मैराथन को डोमिनेट किया है। 25 लाख रुपए का कैश प्राइज भी इन्होंने जीता। पर मेन चीज़ याद रखने वाली है इस मैराथन की थीम जो है रन फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। इन विच कंट्री हैज़ देयर बीन अ पावरफुल इरप्शन इन द मेरापी वॉल्केनो? मेरापी वॉल्केनो ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी के नाम से बहुत फेमस है ये, और ये एक्टिव वॉल्केनो आता है रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर आपको पैसिफिक ओशन में मिलेगी जहाँ पर इंडोनेशिया फॉल करता है। जब ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था तो 3 किलोमीटर ऊपर तक राख का बादल बन गया था आसमान में, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई थी वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता थी जो इन्होंने चेंज करके नूसंतारा कर लिया है। अभी वो पूरी तरह से बनी नहीं है, पर नाम उसका याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। गरबा डांस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? गरबा डांस आपको पता है सबको, गुजरात से बिलोंग करता है और इसे यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में ऐड किया है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें हम छू नहीं सकते। एक तो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट होती है जिसमें सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, उन्हें हम जाकर छू सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को, लेकिन कल्चरल हेरिटेज में इंटेंजिबल की भी एक लिस्ट है जिसमें लास्ट टाइम 2021 में अगर हम देखें तो इन्होंने दुर्गा पूजा को ऐड किया था। उससे पहले 2017 में कुंभ मेला इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनकी अपने में ही कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अब उसी लिस्ट में गरबा भी ऐड हो चुका है। इसके अलावा यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस, पेरिस में। Which university has been ranked first in India in the QS World University Sustainability Ranking? इस साल इस रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में देखें तो डीयू की रैंकिंग है 220th। इस साल इंडिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में अपनी जगह नहीं बना पाई। सबसे हाईएस्ट रैंकिंग डीयू की ही रही है, 220। अगर पूरी दुनिया में देखें नंबर 1 पे रही है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो आपको मिलेगी कनाडा में। Who has taken oath as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? मिजोरम में और 4-5 स्टेट्स में अभी इलेक्शन हुए हैं, जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन सब में ही नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो एक बार सबके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले मिजोरम के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है लालदुओमा। ये बिलोंग करते हैं जोरम पीपल्स मूवमेंट पार्टी को। और मिजोरम के गवर्नर हैं हरी बाबू थम्बमपति। अब एक बार बाकियों के भी देख लेते हैं। जैसे तेलंगाना में नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ में नए सीएम हैं विष्णु देव साई, मध्य प्रदेश के नए सीएम हैं मोहन यादव और राजस्थान में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा। सबके ही नाम इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए याद रखना। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकेम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, USA, चाइना, जर्मनी और जापान के बाद। लेकिन 2030 तक इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, जापान और जर्मनी दोनों को बीट करके। ऐसा कहना है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का। अब इसके अलावा हम इंडिया की ग्रोथ रेट अगर देखें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 6.3% से इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी। IMF भी सेम 6.3 बोलता है। ADB के अकॉर्डिंग भी 6.3 है और फिच के अकॉर्डिंग भी 6.3 है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि ये सारे एक ही सुर में गाएं, वरना सब अलग अलग बताते हैं और हमें याद करने में बहुत दिक्कत रहती है। लेकिन इस बार इन चारों ने ही 6.3 ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है इंडिया के लिए। विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन सिप्रीज लिस्ट ऑफ ग्लोबल 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज? सिप्री यानी कि
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपको मिलेगा स्टॉकहोम में, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें 100 हथियार बनाने वाली कंपनीज के बारे में इन्होंने बताया है। उन 100 कंपनीज में से इंडिया की 3 कंपनीज हैं और ये तीनों ही इंडिया की कंपनीज हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और मज़ागांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड। इन तीनों कंपनीज ने इस टॉप 100 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, जिसमें से HAL और BEL ये दोनों बेंगलुरु बेस्ड कंपनीज हैं और MDSL ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। विच इज़ द 5th बिजनेस हाउस टू जॉइन द 10 लाख करोड़ क्लब? 10 लाख करोड़ के क्लब में एंट्री करी है बजाज ग्रुप ने। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था भारती एयरटेल ने 6 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर ली है, लेकिन यहाँ बात हो रही है फर्म्स की, कॉन्ग्लोमेरेट की। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है बहुत सारी कंपनी को मिला के जो ग्रुप बनता है। तो बजाज ग्रुप है जो 5वां ऐसा ग्रुप बना है जिन्होंने अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ के पार कर ली है। अब बजाज से पहले 4 कौन से हैं? एक रिलायंस है, एक टाटा ग्रुप है, एक HDFC और एक अडानी। ये 4 ग्रुप थे बजाज से पहले, और बजाज 5वां ऐसा ग्रुप बन गया है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ हो गई है। विच इज़ द विनिंग टीम ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 मैन? अगर मेंस में देखा जाए तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है जर्मनी ने। इन्होंने फ्रांस को बीट करके ये टाइटल जीता है। सेम केस फ्रांस के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी हुआ था, जब अर्जेंटीना जीती थी उस टाइम भी फ्रांस को उन्होंने बीट किया था। तो फ्रांस का थोड़ा बैड लक चल रहा है, वो बेचारे फाइनल तक पहुंच जाते लेकिन जीत नहीं पाते। अब हम अगर विमेंस की बात करें तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ था वो जीता है स्पेन ने। उन्होंने कोलंबिया को हरा के ये खिताब जीता है। तो मेन में जर्मनी जीती है और वुमेन में स्पेन जीता है अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट नासाज मार्स रोवर? नासा का एक मिशन था जिसमें उन्होंने मार्स पर एक रोवर भेजा था। आपको अगर उसका नाम याद हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना। और एक तो नासा में जॉब करना, फुल टाइम जॉब मिलना बहुत हार्ड है, और अगर आप दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो जैसे कि इंडिया से तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक ऐसी इंडियन है जिन्हें नासा में ना तो सिर्फ परमानेंट जॉब मिली बल्कि नासा का जो मार्स पे रोवर भेजा है उसे वो ऑपरेट भी करती हैं, जिनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पहली ऐसी फीमेल है, पहली इंडियन फीमेल है जिन्होंने नासा का रोवर ऑपरेट किया है मार्स पर। ओके गाइस, तो आपके 25 क्वेश्चन ये पूरे हो चुके हैं। दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट आपका पूरा हो चुका है। 2 पार्ट आपके रह रहे हैं, बहुत जल्द वो भी आएंगे। तब तक के लिए बाकी जितनी वीडियोस हैं उनका अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।